हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। हालांकि ये मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन कल रात में मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो वीडियो फाइल मैंने देखा कि वो करप्ट हो चुकी है आधे पार्ट से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा अपलोड कर दिया जाए। वैसे भी संडे को पीआईबी नहीं अपलोड होती है, तो एक बार फिर से काम कर लेते हैं 8 जनवरी पे। और एक छोटी सी मिस्टेक थी, हालांकि अगर आप देख चुके हैं तो इसको मत देखिए कंप्लीट, और नहीं देखा है तब तो आपको यही देखनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेलिस्ट है मैं उसमें इसी को ऐड करूँगा, पुरानी वाली को हटा दूंगा वहाँ से। आज का पहला आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं शुगर डेवलपमेंट फंड रूल्स 1983 के तहत। देखिए, शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट ये पास हुआ था 1982 में। इसी 1982 के एक्ट के बाद 1983 में 1983 में शुगर डेवलपमेंट फंड रूल्स जारी किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन रूल्स के तहत कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि इंडिया की जो वो ऐसी शुगर मिल्स जो कि फिनेंशियली वीक हो गई हैं लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल हैं, उनको कुछ राहत दी जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है, शुगर डेवलपमेंट फंड रूल्स के तहत लगभग 3068 करोड़ रुपए का लोन है। कितना? 3068 करोड़। शुगर डेवलपमेंट फंड के तहत 3068 करोड़ का लोन है शुगर मिल्स पर। इस लोन में से 1249 करोड़ क्या है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। 1071 करोड़ क्या है? आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया है, डिफॉल्ट हो गई हैं, तो उन पर 748 करोड़ के आसपास क्या लग गया है? एडिशनल इंटरेस्ट लग गया है। तो ये जो 3068 करोड़ के आसपास का शुगर डेवलपमेंट फंड से लोन है, ये थोड़ा सा रिस्क में है। गवर्नमेंट चाहती है जो एडिशनल इंटरेस्ट लगा है उसको माफ़ कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये लोग वापस पे कर पाएँ। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत वो सभी एंटिटीज़ जिन्होंने शुगर डेवलपमेंट फंड से लोन जो है लिया है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हों, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हों, वो सभी ये एडिशनल लोन जो है माफ़ कर देंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 वर्षों का मोरिटोरियम दिया है, 5 वर्षों का रीपेमेंट पीरियड दिया है अगर आपने शुगर डेवलपमेंट फंड जो है उससे लोन लिया है। तो देखिए, एडिशनल इंटरेस्ट जो है वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी माफ़ कर दिया जाएगा। 748 करोड़ के आसपास माफ़ कर दिया जाएगा। शुगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो शुगर केन यानी जो गन्ना होता है वो घास की कैटेगरी में आता है। हाइट आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा शुगर से खांड बनती है, आपको पता है। खांड के बाद गुड़ बनता है, ये आपको पता ही है। वर्तमान की जो शुगर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी है, वर्तमान की जो शुगर मेकिंग, वर्तमान में जो शुगर बनाई जा रही है, ये जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया था डच यानी नीदरलैंड के लोगों से। ये मैं कल बोल गया था, क्या पुर्तगाल बोल गया था ना, नींद में इतना था, मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो डच नीदरलैंड के लोगों से जो है शुगर मेकिंग प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया गया इंडिया में। इंडिया में पहली शुगर मिल कब स्थापित हुई थी? बिहार में स्थापित हुई थी 1903 में। 1903 में इंडिया की पहली शुगर मिल स्थापित हुई थी। वहीं 1904 में यूपी में क्या हुआ? 1904 में दूसरी शुगर मिल स्थापित हुई। 20वीं सदी के मध्य तक यानी आज़ादी के आसपास इंडिया में 138 शुगर मिल्स थी। ठीक है, तो इंडिया शुगर केन का वन ऑफ द लार्जेस्ट वो है आपका, जो शुगर केन जो है इंडिया में होमलैंड है यानी घरेलू उत्पादन है, और शुगर केन का लार्जेस्ट एरिया कल्टीवेशन का इंडिया में ही है। लेकिन आप देख लीजिए, लार्जेस्ट एरिया अलग बात है और यील्ड के हिसाब से प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो ब्राज़ील है। ध्यान से ये स्टेटमेंट सुनिएगा, ब्राज़ील जो है शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, तो इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। लेकिन यहीं अगर बात आ जाए शुगर की बात आ जाए तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि इंडिया में गन्ने की एक वैरायटी है CO0238, गन्ने की एक वैरायटी है मेरे ख्याल से ये, जिसकी वजह से इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये वो राज्य हैं जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। इंडिया में 3 बेल्ट हैं जहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी आपको ब्लैक सॉइल पता ही है, गन्ने के कल्टीवेशन के लिए बहुत बेहतरीन होती। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, उसको होल्ड रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल फेरिक ऑक्साइड के कारण यानी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है ब्लैक रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, दिसंबर 2021 तक जो कोल प्रोडक्शन है वो 6.74% बढ़कर 74.78 मिलियन टन हो गया है लास्ट ईयर से। कुछ खास नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो लेनी थी हमें। इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन, कोयले का उत्पादन दिसंबर 2021 में 6.74% बढ़कर 74.78 मिलियन टन हो गया। कितना? 74.78 मिलियन टन हो गया है। अगर सेम पीरियड की बात की जाए
तो लास्ट ईयर से इस बार 6.74% की ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी आपको ये सब नहीं पढ़ना है। कैपेसिटिव ब्लॉकेज जो है इसमें लगभग 41% की ग्रोथ देखी गई है लास्ट ईयर से। हालांकि सिंगरेनी जो कोल माइंस लिमिटेड है उनमें नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। ये सारा फैक्चुअल डाटा आप रट लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है इतना। आपको कुछ पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो कोल सेक्टर है क्या हालात हैं। देखिए, जो इंडिया में कोल सेक्टर है वो इंडिया की एनर्जी डिमांड का 55% कंप्लीट करता है। यानी फॉसिल फ्यूल जो इंडिया में है, कोल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोल प्रोडक्शन में बात की जाए तो राज्यों में झारखंड जो है टॉप पे आता है, इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर आता है आपका उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़। क्वालिटी कार्बन कंटेंट के आधार पर कोयले को 3 तरह से बांटा गया है। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट में क्या होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंथ्रेसाइट में। इसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा कोयला जो है प्योर होगा और ज़्यादा आउटपुट आएगा उसका। जो एंथ्रेसाइट होता है सबसे प्योर फॉर्म होती है कोयले की, तो इसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है, याद रखिएगा। हल्की क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इंडिया में बहुत पाया जाता है, झारखंड वगैरह में 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। और जो लिग्नाइट होता है ये थर्ड क्वालिटी कोल होता है। थर्ड क्वालिटी मतलब 10th क्वालिटी होता है। थर्ड क्वालिटी मतलब ये होता है कि ठीक ठाक जले, लेकिन लिग्नाइट तो ठीक ठाक जलते ही नहीं, तो काहे का थर्ड क्वालिटी। तो 40 to 55% क्या होता है हमारा, कार्बन कंटेंट होता है। बारिश फिर से शुरू हो गई, क्या करना चाहते हैं लोग समझिए। तो 3 ये क्वालिटी हो गई कोयले की। जो पीट है, पीट क्या है, फर्स्ट स्टेज है जब लकड़ी से कोयला बन रहा होता है। पीट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है और कार्बन कंटेंट 40% से नीचे होता है। अगर 40% से नीचे कार्बन कंटेंट है तो मतलब पीट है वो। नेक्स्ट है, कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के लिए। फेज 1 पहले से ही लॉन्च हो चुका है, अब फेज 2 के लिए अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये क्या है, एक इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है। जैसे मैं बताता हूँ, पहले से जो पहले हमारी ग्रीन एनर्जी बनती थी उसमें स्टेट्स कहते थे कि भैया एनर्जी हमने बनाई है और ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे हैं, तो हम किसी और को क्यों दें। और अगर वो देते भी थे तो क्या करते थे, चार्जेस बहुत लगा देते थे। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई उसने कहा नहीं भैया, ग्रीन एनर्जी किसी बाप की बपौती नहीं है। जैसे झारखंड में कोयला होता है तो पूरे देश का है, वैसे ग्रीन एनर्जी भी पूरे देश की है। तो आप एक मिनिमल चार्ज के साथ ट्रांसमिशन करिए, इसके लिए हम आपको फंड मुहैया करवाएंगे। तो बाद में मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका फेज 1 पहले से चल रहा था और फेज 2 अब लॉन्च कर दिया गया है। वो पढ़ लेते हैं हम लोग। कल नींद आ रही थी, देखिए ये सब बातें नहीं कर पाया था मैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब कैबिनेट कमेटी की बात करें तो इंडिया में इस समय 8 कैबिनेट कमेटी हैं, ठीक है, जिसमें से कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन 2 के हेड होते हैं होम मिनिस्टर। बाकी सबके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वापस टॉपिक पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हुई है उसने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के लिए अप्रूवल दे दिया है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम करेगा। लगभग 10,750 किलोमीटर का क्या होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, बिछाई जाएंगी लाइनें। ये जो 10,750 सर्किट किलोमीटर का ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, इससे 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये जो फेज 2 है इसकी वजह से 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट की जा सकेगी ग्रिड कनेक्शन के द्वारा, ग्रिड इंटीग्रेशन के द्वारा। तो ये फेज 2 याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 7 राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 20 गीगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, 12,031.33, बस 12,031 करोड़ याद रखिए, 12,031 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंट होगी 33% और ये वैल्यू होती है जाके 3,970 करोड़ के आसपास। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत ये 5 वर्षों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, 2021-22 से 2025-26 तक। तो फेज 2 में 12,031 करोड़ दिए गए हैं 5 वर्षों के लिए। 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी 7 राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। द स्कीम इज फॉर एडिशन ऑफ, देखिए स्कीम जो ये लॉन्च की गई है वो एडिशन करेगी पहले से बनाई गई 9700 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है। और ये बाकी तो आपको पता ही है। पहले जो अभी फेज 2 लॉन्च हुआ ना, तो पहले इसका मतलब फेज 1 लॉन्च हो चुका है। पहले जो फेज 1 लॉन्च हुआ था वो 10,141 करोड़ का था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 10,142 करोड़ के आसपास था। इसमें गवर्नमेंट ने
33% के आसपास दिया था, तो 56 यानी 4056 करोड़ रुपए दिया था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल सोर्सेस को जोड़ता है आपस में, सोलर, विंड और कन्वेंशनल पावर्स वाली जो स्टेशन हैं उनकी ग्रिड में सेंड करता है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की शुरुआत 2015-16 में कर दी गई थी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी तो राज्य बना ही रहे, लेकिन इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा उनका, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जब फेज 1 लॉन्च हुआ था 10,141 करोड़ रखी गई थी फेज 1 में, 10,141 करोड़। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था 40%। अब कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 33%, याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट होगी 40%, यानी 4,056 करोड़ पहले फेज में। सेकंड फेज में 33%, दोनों याद रखिए। 12,031 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका सेकंड फेज वाला। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, 2 दिनों तक चली है साउथ एशियन कंसल्टेशन, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क शुरू हो गया है उस पर। कोविड के बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क शुरू होना था, तो 2 दिनों तक साउथ एशियन कंसल्टेशन चला है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, इन्होंने कहा साउथ एशिया में लगभग 1.97 बिलियन के आसपास ह्यूमन पॉपुलेशन है और यहाँ पर हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, जिसकी वजह से कई सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस आते हैं और इम्पेडिमेंट्स आते हैं, यानी डेवलप विकास कार्यों में चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ आती हैं। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें यानी बैरिकेड्स। कल ही हमने वोकैबुलरी की क्लासेस में इसको पढ़ा था, तो कितनी अच्छी बात है ना, पीआईबी में मिलता है वोकैबुलरी का फ़ायदा ये होता है। तो इम्पेडिमेंट्स और चैलेंजेस आते हैं डेवलपमेंट के कार्यों में, क्योंकि हमारे साउथ एशिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और फिर बायोडाइवर्सिटी भी है, तो हमें एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए नई दिल्ली में 2 दिनों तक मीटिंग की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे चीज़ों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से बाहर कर रखा है, ताकि लोकल कम्युनिटी या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन को उनका यूजफुल रिजल्ट दिया जा सके। अब पता लगा जंगल में वो रहते हैं और लकड़ी नहीं काट सकते, लेकिन हम लोग जंगल की लकड़ी नहीं काट सकते, उनका जीवन यापन उस पर ही होता है, तो वो जंगल की लकड़ी काट सकते हैं, महुआ बीन सकते हैं, ठीक है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की वजह से कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशन दिया गया है, ताकि लोकल कम्युनिटी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन हो सके। मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ने 30x30 हाई एम्बिशन कोalition को ज्वाइन कर लिया है। क्या? 30x30 हाई एम्बिशन कोalition, ये नेचर और पीपल्स दोनों के लिए है। हाई एम्बिशन कोalition में 75 कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। मिनिस्टर ने कहा है कि ये 2 दिनों तक चलने वाला जो रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा मार्च में जिनेवा में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की ग्लोबल मीटिंग होने जा रही है, ये दोनों हेल्पफुल रहेंगे। उसके लिए जो चाइना में 15वीं कोप होनी है CBD की, 15th कोप होनी है किसकी? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की 15th कोप कहाँ होनी है? चाइना में। उससे पहले जो दो मीटिंग हो जाएंगी वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखिए 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, तो उसमें से कई सारी चीज़ें निकली थी, जैसे UNFCCC निकला था, उसमें से कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी निकला था 1993 में। 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करना, संरक्षण करिए आप। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, और तीसरा था इसका कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका जो सेक्रेटरीट है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत आता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आया था 1993 में, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में एक्ट पास किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसके विषय में डिस्कशन किया गया है, देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारी स्कीम हैं, ये बताया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। वैसे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं उनकी किस्मत 360 डिग्री पलट गई, मैं ऐसा कहूँगा। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था उनकी तरफ, बस उनको यूज़ किया जा रहा था कि अ पार्ट ऑफ लैंड है, लेकिन उनके लोग कैसे रह रहे थे कोई ध्यान नहीं दे रहा था 70 वर्षों तक। इवन पासीघाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको रेलवे से अब जोड़ा गया है, तो पहले की सरकारों के लिए थोड़ी बहुत तो शर्म की बात है खैर, और मोदी गवर्नमेंट भी इस पर प्राउड ना करे खैर, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई क्षेत्रों में वो काम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइस ले लो आप, इकोनॉमी ले लो। एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए तो 8 राज्य, जिसमें आपके 7 सिस्टर प्लस सिक्किम आता है, 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता जाती है, उनके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीज बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई सारी स्कीम लॉन्च की गई हैं नॉर्थ ईस्टर्न
राज्यों के लिए, जैसे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2015 में लॉन्च किया गया। फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बैम्बू कल्टीवेशन, जिसको वाइट क्या ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक है, बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया 2014 में। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया ताकि कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोगों को। बाकी कितने हेक्टेयर पे कितना रुपया मिलता है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कई बार पीआईबी में, तो अगर आप पीआईबी रेगुलर देखते हैं तो कई बातें आपको पता होंगी। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नॉर्थ ईस्ट एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, इसका टारगेट है 2025-26 तक जो पाम ऑयल कल्टीवेशन एरिया है उसमें 6.5 लाख हेक्टेयर को इंक्रीज करना। कितना? 6.5 लाख हेक्टेयर। जब ये 6.5 लाख हेक्टेयर हो जाएगा तो 2025-26 तक टोटल पाम ऑयल कल्टीवेशन होगा 10 लाख हेक्टेयर एरिया में। कितना? 10 लाख हेक्टेयर में। तो सिंपल समझिए, अभी पाम ऑयल कल्टीवेशन कितना है इंडिया में? 3.7 लाख हेक्टेयर। 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर ऐड कर देंगे तो 2025-26 तक कितना हो जाएगा? इक्वल टू 10 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ये है आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का टारगेट 2025-26 तक। लेकिन उसके बाद कहा गया 2029-30 तक इसको 16.7 लाख हेक्टेयर करना है। तो ये हेक्टेयर में टर्म आपको पता चल गई। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ये 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है और इन्वेस्टमेंट आएगा 11,000 करोड़ का। ये आपको याद रखना है। पर्पस क्या है? डोमेस्टिक जो एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं उनको हार्नेस करना, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पाम ऑयल का उसको 3 गुना बढ़ाना। 3 गुना बढ़ाकर उसको 11 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। 2,000 मीट्रिक टन नहीं, मिलियन टन कर दिया जाएगा 2025-26 तक। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 2025-26 टारगेट है 5 वर्षों का, 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 25-26 तक 10 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ऑयल पाम कल्टीवेशन में आ जाएगी। 11 लाख मिलियन टन ऑयल जो है प्रोड्यूस होगा। फिर बैम्बू रीजन के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च की गई हैं। बैम्बू को जो है पेड़ की कैटेगरी से निकाल दिया गया है फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके, ये आपको पता ही है। इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड बैम्बू प्रोड्यूसर कंट्री है पूरे विश्व में। सेकंड बैम्बू प्रोड्यूसर कंट्री है आफ्टर चाइना। इंडिया में 50 बैम्बूज की वैरायटीज पाई जाती हैं। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया में उसका 13% बैम्बू है और 8.6 मिलियन, यानी देखा जाए तो लगभग 86 लाख लोग बैम्बू पर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं। लार्जेस्ट कल्टीवेशन एरिया बैम्बू फॉरेस्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन होता है बैम्बू का। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मिशन है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2021-22 में लॉन्च किया गया। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके लिए जो एलोकेशन था उसको बढ़ाकर 2250 करोड़ कर दिया गया है 2021-22 में। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो इसमें फलों की सब्जियों की खेती की जाती है। इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर कहे जाते हैं MH मरीगौड़ा। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। और जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है 2014-15 से लॉन्च हुआ था। आज का लास्ट आर्टिकल है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को दी गई है 9,871 करोड़। देखिए, जो फिनांस कमीशन है वो हर बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करता है कि राज्यों को मिलनी चाहिए। 15 फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से हाल ही में मंथली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट गई है 9,871 करोड़ 17 राज्यों के लिए। ये 10वीं इंस्टॉलमेंट है, यानी अक्टूबर महीने के लिए 10वीं इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। 10वीं जनवरी महीने के लिए आपकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहुंच चुकी है। तो अभी तक 10 महीनों में 98,710 करोड़, कितनी? 98,710 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहुंच चुकी है, यानी हर महीने 9,871 करोड़ के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जाती है। बाद में 12 महीने बाद इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जाती है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। संविधान के आर्टिकल 275 में कहा गया है कि राज्यों को जो है रेवेन्यू डेफिसिट पड़ता है, शॉर्टेज पड़ती है, तो केंद्र उनको उनके रेवेन्यू डेफिसिट का कुछ पार्ट देगा। संविधान के आर्टिकल 275। 15 फिनांस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए अलग से क्राइटेरिया बना रखा है जो कि मिलनी चाहिए इन 17 राज्यों को। तो 9,871 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं 10वीं इंस्टॉलमेंट।
15 फिनांस कमीशन ने कहा है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को टोटल मिलनी चाहिए 1,18,452 करोड़। कितनी? 1,18,452 करोड़ इस फिनेंशियल ईयर में 2021-22 में। उसमें से 83% जा चुकी है 98,710 करोड़। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसको गई है? केरल को। 10वीं इंस्टॉलमेंट, देखिए मैं कह रहा हूँ ना 10वीं इंस्टॉलमेंट 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको मिल जाएगी। तो टॉप 3 स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वाले हैं केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 15 फिनांस कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जो 15 फिनांस कमीशन है 2017 में इसकी स्थापना हुई। चेयरमैन है NK सिंह। पहले फिनांस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? KC नियोगी। 15 फिनांस कमीशन इन्होंने 2020-21 के लिए पहले दिया था क्राइटेरिया कि भैया इतना इतना देना है, फिर 5 वर्षों के लिए यानी 2021-22 और 25-26 तक के लिए दे दिया है 15 फिनांस कमीशन ने। वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन किया है। वर्टिकल डिवोल्यूशन में ये किया है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका 41% राज्यों को जाना चाहिए। हालांकि पिछली बार जो कहा गया था वो 42% कहा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर तब राज्य था और बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया, इसीलिए 41% हो गई आपकी वर्टिकल डिवोल्यूशन ग्रांट। याद रखिएगा, कल ऐसे मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए मैंने आज इस वीडियो को रिपीट कर दिया। हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन तो आपकी 41% आ गई वर्टिकली, यानी सारे राज्यों को, केंद्र के पास 59% रहेगी रेवेन्यू। 41% राज्यों के पास जाना चाहिए। 41% में आपको याद रखना है जो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन किया गया है सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इनकम को। किसको? इनकम को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 45%। बाकी 12.5% वेटेज दिया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को। 15% जो वेटेज है पॉपुलेशन और एरिया को दिया गया है। सबसे कम वेटेज किसको दिया गया है? टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को। तो सबसे कम वेटेज और सबसे ज़्यादा वेटेज याद रखिएगा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए किसको दिया गया है। तो ये आपको पता रखना है हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन के तहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो